ऑलराइट गाइस, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसपे फाइनली अब आप लोग बोल सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो चुका है। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बस इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आज जो शो की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर से होती है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते एक प्रोमो कट करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले पूरी ऑडियंस के बारे में बात करते हैं कि यार तुम लोग कैसे हो, मतलब कैसा बिहेवियर है तुम लोगों का, मतलब किसी बंदे को एक टाइम पे कितना ज्यादा पसंद कर लेते हो और फिर उसी बंदे को इतना बेकार सा समझ लेते हो, उसे बिल्कुल ऐसे कोने में फेंक देते हो जैसे वो कोई बंदा हो ही ना। मतलब तुम लोग दोगले हो यार, ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर पूरी ऑडियंस को बोलते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीधा सीधा सीएम पंक के ऊपर शॉट ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये जगह अब ऐसी बन चुकी है जहां पे कोई बंदा गलती करता है, फायर होता है, यहां से चला जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वापस आता है और उसको यहाँ पे माफ कर दिया जाता है। अब देखो ये बात ड्रू मैकिंटायर ने बोली तो सच, बट ये सीधा सीधा सीएम पंक के ऊपर बोल दी उन्होंने। और सीएम पंक आपको पता ही है कि ऑडियंस के फेवरेट है, तो इस पे थोड़ा ऑडियंस का रिएक्शन भी सीएम पंक के फेवर में ही आ जाता है। खैर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंस और जे ऊसो के मैच के बारे में बात करने लगते हैं कि यार जे ऊसो को चैंपियनशिप के लिए मौका मिल गया, जबकि मुझे रीमैच मिलना चाहिए था, मुझे छोड़ के जे ऊसो को मैच दे रही है WWE। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने जे ऊसो को माफ कर दिया, जबकि रैंडी ऑर्टन को जे ऊसो से बदला लेना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, कोई भी किसी को माफ कर दे रहा है, कोई भी किसी को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो मतलब कुल मिला के इन सब बातों से ना ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट से हो गए थे, ऐसा लग रहा था उनको देख के। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन के ऊपर शॉट लेने लगते हैं, क्योंकि सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का बैक स्टेज कुछ चल रहा था, सैमी ज़ेन उनको समझा रहे थे। तो ड्रू मैकिंटायर उसी बारे में बात करके 2-4 शॉट ले रहे होते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, बट सैमी ज़ेन इतने में निकल के आ जाते हैं और सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर के सामने आके खड़े हो जाता है और उनसे बोलते हैं कि भाई तू पीछे मत बोल, जो तुझे बोलना है वो तू मेरे मुंह पे बोल, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और आपको पता है ड्रू मैकिंटायर किसी से डरते तो है नहीं, तो ड्रू मैकिंटायर सीधा सीधा सैमी ज़ेन के मुंह पे बोलने लगते हैं कि तू यहाँ पे बेचारा सा बन के घूमता रहता है, कि ब्लड लाइन ने तेरा मौका छीन लिया, तू चैंपियनशिप जीत सकता था, तेरा चैंपियनशिप का मौका चला गया। पर क्या तू ये बात भूल गया है कि तू भी कभी ब्लड लाइन का पार्ट हुआ करता था, तेरी वजह से भी काफी सारे लोगों का मौका गया है चैंपियनशिप जीतने का, काफी सारे लोग रोमन रेंस को हरा सकते थे पर तेरी वजह से नहीं हरा पाए क्योंकि तू भी ब्लड लाइन में था। इसके बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं ब्लड लाइन में था पर मैंने उसकी कीमत भी चुकाई, मैं रोमन रेंस के अगेंस्ट अपना मैच हार गया, पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं फिर से खड़ा हुआ, मैंने अपनी मेहनत करी बहुत ज्यादा और फाइनली मैंने रेसलमेनिया में जाके टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। पर तूने क्या किया है, तू तो सिर्फ हारता रहता है, तूने ना कभी किसी से चैंपियनशिप जीती है ना कुछ किया है। और जैसे ही सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर के बारे में सब बातें बोली, भाई ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। ड्रू मैकिंटायर मतलब ऐसे चढ़ से गए सैमी ज़ेन के ऊपर, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे सैमी ज़ेन के बारे में। फिर सैमी ज़ेन भी भाई कहां चुप रहने वाले, सैमी ज़ेन भी शॉट लेना स्टार्ट हो गए। सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक बहुत ही कमाल का प्रोमो कट हुआ, जिसमें एक दूसरे के ऊपर उन्होंने भर भर के शॉट लिए और इनका ना ये प्रोमो मतलब इतना ज्यादा रियल सा हो गया था कि ड्रू मैकिंटायर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे सैमी ज़ेन की बातें, और वो बिल्कुल थक हार के लास्ट में रेफरी बुला लेते और सैमी ज़ेन को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं वहीं के वहीं। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी अच्छा था, बट सैमी ज़ेन का ना पैर में कुछ इशू हो रहा था मैच के स्टार्टिंग से, जो कि पहले तो ड्रू मैकिंटायर ध्यान देते नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को तोड़ रहे होते हैं, मैच अच्छा खासा चल रहा होता, बट लास्ट में जाके ड्रू मैकिंटायर को पता चल जाता है कि सैमी ज़ेन के पैर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और जैसे अब ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो रहा है धीरे धीरे, तो ड्रू मैकिंटायर को इस बात का फायदा उठाना ही था। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन के पैर को हिट करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में जब सैमी ज़ेन अपना पैर ऐसे पकड़ के बैट से जाते हैं, रेफरी उनको चेक कर रहे होते, तो इसी का फायदा उठा के ड्रू मैकिंटायर क्लेम और किक लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। अब देखो मैच तो ये ड्रू मैकिंटायर जीत गए, पर प्रॉपर हील वाली फील अभी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने थोड़ा बहुत फायदा उठाया उनके पैर का, बट पूरा मतलब ऐसे हील वाला कैरेक्टर नहीं था उनका। पर इसके बाद जब सैमी ज़ेन बैक स्टेज जा रहे होते हैं, ड्रू मैकिंटायर भाई पूरे हील कैरेक्टर बन गए, उन्होंने आके सैमी ज़ेन के ऊपर हमला कर दिया और सिर्फ हमला नहीं किया भाई, कितनी बुरी तरह से तोड़ा है उन्होंने सैमी ज़ेन को। मतलब क्या सैमी ज़ेन को उन्होंने दे दे के मारा है, उठा उठा के पटका, उनके पैर पे पूरी तरह से अटैक किया है। मतलब सैमी ज़ेन को तो ऐसा कर दिया कि अब सैमी ज़ेन कम से कम 2-4 हफ्ते तो हमको अब वनडे नाइट रॉ पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और वैसे भी ऐसे अटैक ज्यादातर तभी होता है जब किसी रेसलर को WWE से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए होता है, तो WWE ऐसा एंगल दिखा देते हैं कि वो रेसलर इंजर्ड हो गया, जैसे अभी एजे स्टाइल्स के साथ हुआ था। सेम वैसा ही सीन अब हमको सैमी ज़ेन के साथ देखने को मिला, और सैमी ज़ेन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कुछ टाइम तक तो WWE में दिखने नहीं वाले हैं। इसके बाद गाइस शो पे शेना बेजलर वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच होता है। मैच ठीक ठाक था, बट ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो नाया जैक्स ले जाती है। पर मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच निकल के आती है नाया जैक्स को फेस करने के लिए, और नाया जैक्स जो है वो बेकी लिंच को देख के वहां से भाग गई। भाई मतलब आप रियल लाइफ में इसको इमेजिन करो कि नाया जैक्स जैसी रेसलर, जैसी उनकी बॉडी फिजिक है, जैसे उनका मतलब कद काठ ही है, क्या वो बेकी लिंच जैसी रेसलर को देख के भाग सकती है कभी भी? पता नहीं WWE ने क्या ही सोच के दिखाया कि नाया जैक्स जो है वो बेकी लिंच जैसी रेसलर को देख के वहां से भाग गई। खैर अब जो भी हो, नाया जैक्स और बेकी लिंच के बीच अब फ्यूड होने वाली है। इसके बाद गाइस शो पे इंपीरियम वर्सेस DIY के बीच मैच होता है, जो कि एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच होता है, जो कि मेरे ख्याल से WWE ने काफी टाइम बाद करवाया किसी मंडे नाइट रॉ पे। तो मैच की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से तो आज के शो का सेकंड सबसे बेस्ट मैच यही था, जिसमें सबसे पहले इंपीरियम जो है वो फर्स्ट विन ले जाती है, मतलब फर्स्ट जो पिन है वो इंपीरियम की तरफ से हो जाता है, जिसको देख के लग रहा था कि हाँ इंपीरियम ने जो है वो इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बना ली और हो सकता है कि इंपीरियम इस मैच में जीत ही जाए। पर इसके बाद DIY का कमबैक आता है और उन्होंने सेकंड और थर्ड दोनों पिन अपने नाम करके इस मैच में विक्ट्री ले ली। और अब
जैसे WWE DIY को बुक कर रहा भाई, उसे देख के मुझे तो बहुत सही लग रहा है, क्योंकि यार दोनों ही बंदे जो DIY में है ना, उनमें दोनों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर WWE उनको अच्छे से बुक करती है तो आगे जाके वो टैग टीम चैंपियन भी, आई एम श्योर, वो बन जाएंगे। इसके बाद गाइस शो पे टीगन नॉक्स और नटालिया का एक टैग टीम मैच होता है, जिसमें बहुत इजीली नटालिया और टीगन नॉक्स विक्ट्री ले जाती है। कुछ ज्यादा बताने वाला इस मैच में था नहीं। पर इसके बाद गाइस शो पे आते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड, जो कि आज सिर्फ नाकामोरा के बारे में बात करने आए होते हैं। कोडी रोड रिंग में आता है और वो सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नाकामोरा इतने टाइम से मेरे को चैलेंज कर रहा था, मुझे बुला रहा था, मेरे बारे में बात कर रहा था। अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी हिंट होता या मुझे पता होता कि नाकामोरा मेरे बारे में बात कर रहा, तो मैं खुद से नाकामोरा के पास जाके उसके साथ मैच रेसल करता। पर जो हो चुका मैं उसको बदल नहीं सकता। बट अब मैं नाकामोरा का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और मैं नाकामोरा का कॉल आउट करता हूं वो यहाँ आए और मुझको कन्फ्रंट करे, मतलब उनको फेस करे, या तो उनके साथ मैच रेसल करे या उनसे बात करे। नाकामोरा को बुलाते हैं कोडी रोड, बट नाकामोरा आते नहीं है। थोड़ा बहुत नाकामोरा का वेट होता है ऑडियंस की तरफ से भी और कोडी रोड की तरफ से भी, पर फिर भी नाकामोरा निकल के आते नहीं है। और उसके बाद सारी ना ऐसे मतलब लाइटें डिम हो जाती हैं बिल्कुल, बस एक कोडी रोड के ऊपर एक फोकस वाली लाइट है ऊपर से। और फिर इसके बाद वही एक नाकामोरा का स्क्रीन पे सेगमेंट जो हमने पहले भी देखा सेथ रॉलिंस के साथ जब उनकी फ्यूड चल रही थी, सेम वैसा ही सेगमेंट हमको कोडी रोड के साथ भी देखने को मिल रहा है। और वो कोडी रोड के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि कोडी रोड की और उनकी स्टोरी बिल्कुल सेम है, कि उन्होंने भी रॉयल रंबल जीती है और कोडी रोड ने भी रॉयल रंबल जीती, और रेसलमेनिया में नाकामोरा भी एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट हार गए थे और कोडी रोड भी रोमन रेंस के अगेंस्ट हार गए अपनी अपॉर्चुनिटी। तो मतलब ऐसे नाकामोरा ना अपनी और कोडी रोड की स्टोरी ना बिल्कुल ऐसे कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। और इतना ही नहीं, नाकामोरा ये भी बोलते हैं कि कोडी रोड तू बहुत स्टोरी करता है ना, तो तेरी स्टोरी मैं एंड करूंगा। और जब नाकामोरा ने ये बोला ना, आप कोडी रोड के फेस के रिएक्शन देखते, मतलब कोडी रोड ऐसे बिल्कुल किलस गए थे, क्योंकि जब उनके रोमन रेंस के साथ स्टोरी चल रही थी तो वो उसको एंड करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। तो मतलब ऐसे बिल्कुल नाकामोरा ने दुखती रख पे हाथ रख दिया था कोडी रोड की। इसके बाद नाकामोरा कुछ और बातें बोलते हैं कोडी रोड के बारे में। कोडी रोड चुपचाप सुन रहे होते हैं और जब नाकामोरा का पूरा सेगमेंट खत्म हो गया, मतलब स्क्रीन पे जो उनका जो भी चल रहा था, जब पूरा खत्म हो गया, लाइट वाइट सब वापस आ गई, उसके बाद कोडी रोड बोलते हैं कि यार बहुत हो गया, तू मेरे से छुप छुप के बातें कर रहा, पिछले मंडे नाइट रो पे भी तूने मेरे पे चुपचाप से पीछे से हमला कर दिया और अब भी तू स्क्रीन पे बोल के जा रहा है, तो बहुत हो गया, अब तू बाहर निकल के आ जा, मैं तेरे से फेस टू फेस बात करना चाहता हूं। पर अगेन नाकामोरा जो है वो बाहर निकल के नहीं आते और कोडी रोड ऐसी वेट करके वहां से चले जाता है। और अब WWE ने नेक्स्ट मंडे नाइट रो के लिए नाकामोरा वर्सेस कोडी रोड का मैच सेट कर दिया है। इसके बाद गाइस शो पे क्रीड ब्रदर्स वर्सेस जजमेंट डे के बीच मैच होता है, जिसमें जजमेंट डे की तरफ से डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना होते हैं और जजमेंट डे को सपोर्ट करने के लिए रिंग साइड पे R-Truth भी होता है। मतलब क्यों भाई, क्यों WWE, क्यों जबरदस्ती R-Truth को तुम जजमेंट डे के बीच घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो। पर जैसा भी था, R-Truth ने भाई देखो मजा तो बांध दिया इस मैच में। बेशक उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मतलब जैसे उनके रिएक्शन थे, जैसे वो खुश हो रहे थे एकदम जेडी मैकडोना की तरफ से जब मूव्स लग रहे थे या डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से मूव्स लग रहे थे, और जब जेडी मैकडोना या डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई हो रही थी तो R-Truth सैड भी हो रहे थे। मतलब उनके रिएक्शन देखने में मजा आ रहा था इस मैच में। पर ऑब्वियसली इस मैच में जो विक्ट्री है वो क्रीड ब्रदर्स ले जाता है, क्योंकि WWE में अभी अभी आया है क्रीड ब्रदर्स, तो WWE उनको अभी हरवाता दिखाई नहीं सकती, तो इस मैच में जो विक्ट्री है वो क्रीड ब्रदर्स ले जाते हैं। इसके बाद गाइस बैक स्टेज से एक बहुत ही मस्त सा सेगमेंट आता है, जहां पे पहले सेथ रॉलिंस और एडम पियर्स बात कर रहे होते हैं। एडम पियर्स सेथ रॉलिंस को बताते हैं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो पे सीएम पंक आने वाले हैं और उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूं मंडे नाइट रो का, मतलब कि सीएम पंक मंडे नाइट रो पे होंगे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन तो एडम पियर्स के हाथ से निकल गए, तो वो सीएम पंक को मंडे नाइट रो पे रखना ही चाहते हैं। जिसपे सेथ रॉलिंस एडम पियर्स से बोलते हैं कि भाई देख, तुझे जो करना है तू कर, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अगर उसने अपने असली रंग दिखाए मंडे नाइट रो पे तो फिर मैं जो करूंगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं तुझे पहले ही वॉर्न कर रहा हूं, अगर उस बंदे ने यहाँ आके कुछ किया उल्टा सीधा तो जो मैं करूंगा उसकी तरफ से मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूं। जिसपे एडम पियर्स हाँ भी कर देते हैं कि मतलब जैसे एडम पियर्स संभाल ही लेंगे, जब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच ब्रूल होगी तो वो संभाल ही लेंगे। खैर अब इनके बीच ये बात चली रही होती है कि जे ऊसो आ जाते हैं बीच में, और जे ऊसो के आने की वजह से एडम पियर्स चुपचाप निकल लेते हैं। इसके बाद जे ऊसो बोलते हैं कि आज तू एक नए चैंपियन को देखने वाला है शो खत्म होने तक। मतलब जे ऊसो जो है वो सेथ रॉलिंस से उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाला है आज मेन इवेंट में। जिसपे पहले तो सेथ रॉलिंस थोड़े खुश होते हैं, थोड़ा ऐसा चेयर अप कर देते हैं जे ऊसो को। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस एक सीरियस सा लुक बना के जे ऊसो से बोलते हैं कि तेरे लिए सिर्फ एक स्टंप ही काफी होगा, इन तेरे सारे सपनों को जो तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने को देख रहा है, इन सभी सपनों को तोड़ने के लिए एक स्टंप काफी होगा और मैं अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगा आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। तो मतलब क्लियर था कि जे ऊसो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने वाले हैं और सेथ रॉलिंस अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने वाले हैं। फिलहाल गाइस इसके तुरंत बाद आ जाता है हमारा शो का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस जे ऊसो फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और आज के शो का सबसे कमाल, सबसे दमदार और सबसे बेस्ट मैच था। मैं तो यूं कह रहा हूं कि काफी जो मंडे नाइट रॉ जा चुकी है आपसे पहले, उसका सबसे ज्यादा बेस्ट मैच आज का मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट का था। मतलब क्या नहीं था यार इस मैच में। अगर WWE इसको किसी प्रीमियम लाइव इवेंट पे भी करवा देती ना तो ये मैच बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। इतना ज्यादा कमाल का ये मैच था, इतने सारे बढ़िया बढ़िया मूव्स इस मैच में थे, सुपर किक्स लग रही है दोनों की तरफ से एक के बाद एक, कभी जे ऊसो मार रहे हैं, कभी सेथ रॉलिंस मार रहे हैं। सेथ रॉलिंस अपनी पेडिगिरी लगाई, उसके बाद जे ऊसो ने किक आउट कर दिया, जे ऊसो ने स्पीयर लगाई, सेथ रॉलिंस ने किक आउट कर दिया, जे ऊसो ने स्प्लैश लगाया, सेथ रॉलिंस ने फिर से किक आउट कर दिया, फिर जे ऊसो ने स्पीयर लगाने के बाद स्प्लैश लगाया, जिसपे लगा था कि अब तो काम हो गया सेथ रॉलिंस का, जे ऊसो बन गए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर स्टिल सेथ रॉलिंस ने
उस पे भी किक आउट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज किक आउट था, जिसपे क्राउड की तरफ से भी होली शिट का रिएक्शन था। सीएम पंक के भी थोड़े बहुत चैंट लग रहे थे इस मैच में, वो सिर्फ सेथ रॉलिंस को चिढ़ाने के लिए थे। और जब लास्ट में दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से सब कुछ ट्राई हो जाता है, दोनों सुपरस्टार हार मानने को तैयार नहीं है, तो जे उसो लास्ट में एक स्पेयर मारने जा रहे होते हैं, जिसको सेथ रॉलिंस पेडिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प लगाते हैं और फिर भाई जे उसो का काम तमाम हो गया। जे उसो उठे नहीं, 1 2 3 स्टिल हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकन रॉलिंस है। मैच खत्म होने के बाद दोनों के बीच अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी हमको देखने को मिली, दोनों ने हाथ हाथ मिलाया, दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए काफी सही रिस्पेक्ट थी, क्योंकि सेथ रॉलिंस और जे उसो फिलहाल दोनों ही फेस सुपरस्टार है, तो ऐसे हाथ हाथ मिला के दोनों ने रिस्पेक्ट दिखाई। इसके बाद जे उसो तो रिंग के बाहर उतर जाते हैं, सेथ रॉलिंस अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अचानक से पता नहीं कहां से फिर ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं और उन्होंने आके सीधा जे उसो के ऊपर क्लेम और किक लगा दिया। अब जे उसो तो ढेर हो गए, सेथ रॉलिंस भाई से फेस सुपरस्टार है, तो उन्होंने को जे उसो बचाने के लिए कोशिश भी करी। सेथ रॉलिंस ने सुसाइड डाइव लगाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, बट ड्रू मैकिंटायर ने उसको सुप्लेक्स में कन्वर्ट करके सेथ रॉलिंस को बिल्कुल साइड कर दिया और फिर जे उसो को उठाया और जे उसो को उठा के टेबल पे पटक दिया। टेबल टूट गई, जे उसो की बुरी हालत हो गई और ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो गया। और लास्ट में ड्रू मैकिंटायर जे उसो का ऐसा सर पकड़ता है, उनके बाल पकड़ते, उनको दो चार मतलब कुछ बातें बातें भी बोली। और अब इसी के साथ आप लोग कह सकते हो कि फाइनली हमको पहले वाला हील ड्रू मैकिंटायर देखने को मिल गया आज के मंडे नाइट रो पे। वैसे देखा जाए तो आज का पूरा मंडे नाइट रो ही ड्रू मैकिंटायर के नाम था, पूरा उन्होंने कंट्रोल लिया, मैच में भी वो जीते, बैक स्टेज सैमी ज़ेन को भी उन्होंने तोड़ दिया, मेन इवेंट में भी आके उन्होंने जे उसो सेथ रॉलिंस दोनों को तोड़ दिया, टेबल भी तोड़ दी। तो मतलब ड्रू मैकिंटायर के इर्द गिर्द ही था आज पूरा मंडे नाइट रो का एपिसोड। फिलहाल जे उसो की पिटाई के साथ, ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न के साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही कमाल का शो था। बाकी बस अब देखना यह है कि WWE कैसे ड्रू मैकिंटायर को आगे बुक करती है। मेरे ख्याल से तो अच्छा ही करना चाहिए, बेशक अब वो एक हील सुपरस्टार बन गए हैं, पर अगर यहाँ से WWE ड्रू मैकिंटायर को अच्छा बुक करती है तो उनके करियर के लिए काफी अच्छा होगा। और फैंस को भी हील ड्रू मैकिंटायर पसंद तो आते ही है, मेरे को भी पर्सनली ड्रू मैकिंटायर हील सुपरस्टार काफी पसंद है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न और आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड, कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।